मोशन। नो, फोर्स क्या चीज होती है? एनी काइंड ऑफ पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। अगर आप किसी चीज पर पुल करते हो, खींचते हो या पुश भी करते हैं, कभी दरवाजे को दबाते हो कि नहीं, तो उसको क्या कह सकते हैं? एनी काइंड ऑफ पुल और बात ना करें और पुश इज कॉल्ड फोर्स। बोले, हिट भी हो सकता है। तो पुश और पुल, अगर आप किसी चीज पे दबाते हो तो उसे क्या कहेंगे? मान लीजिए कि अगर एक इस तरीके का लॉन मोवर है, हाथ गाड़ी है, व्हील है, और उसको आप ले जा रहे हो, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? उसको दबाना पड़ेगा। तो ये आप पुश कर रहे हो। दिस इज ए काइंड ऑफ पुश, और ये गाड़ी आगे चल रही है। और कभी कभी किसी में ड्रॉर भी आपको खींचना पड़ता है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपने किसी का ड्रॉर निकाल लिया, तो इट इज, ये क्या कहलाएगा? बोलो, इफ यू आर पुलिंग आउट ड्रॉर, तो इसको क्या कहेंगे? दैट इज पुल। और ये क्या है? पुश। इससे 5 चीजें की जा सकती हैं। अगर पुल और पुश है तो कितनी चीजें हो सकती हैं? 5। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स कैन मूव द बॉडी एट रेस्ट। रुकी हुई चीज को चला सकता है क्या? तो क्या कर सकता है? बाई अप्लाइंग फोर्स वी कैन मूव। इसको क्या कहते हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो बाई अप्लाइंग फोर्स, पहला, we can move the body at rest, रुकी हुई चीज को चला देगा। It can bring the moving body at rest। तो हम क्या कर सकते हैं? हम रोक भी सकते हैं। We can move, we can bring it at rest। किसको? The moving body। We can bring the moving body to rest। रेस्ट में ला सकते हैं। इसके अलावा क्या फोर्स अप्लाई करने से किसी चीज की स्पीड बढ़ाई जा सकती है? सो वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। आप उसको बढ़ा भी सकते हो। अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो क्या होगा? बोलो, डायरेक्शन नहीं, अपोजिट लगाओगे तो स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोलो, हो जाएगी कि नहीं? तो तीसरा पॉइंट क्या है हर्षिता? वी कैन, रिपीट करा करो, बोलोगी तभी सीखोगी, इससे कटिंग हो जाता है माइंड में। बोलो, वी कैन। थर्ड पॉइंट क्या है? हाँ बोलो, चेंज द स्पीड। वी कैन चेंज, वी कैन चेंज द स्पीड। सिर्फ दर्शक दीर्घा में, विजिटर्स लॉन्ज में मत बैठी रहो कि हम यहाँ बैठे हैं। तुम दर्शक दीर्घा में बैठी हो, तुम यहाँ देखने आते हो कि कौन पढ़ रहा है कौन। यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन करिकुलम, जबकि ये पीडीओ सेंट्रिक है, छात्र केंद्रित है। आपको बोलना चाहिए। आप डम होकर बैठ जाती हो, पूछोगे। कल भी यही हुआ आपके साथ। आज अभी शुरू में ही, क्लास के शुरू में यही करने लग गए। कब तक ऐसे चलाओगे? हो तो गया 2 महीना। जब चीज बताई जा रही तो उसको बताओ। वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। अगर चलती हुई चीज है तो आप उस पर धक्का दे दो तो स्पीड बढ़ा भी सकते हो। अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दोगे तो क्या होगा? तुम साइकिल चला रही हो, रिद्धि पीछे से धक्का दे तो क्या होगा? बोलो, क्या स्पीड बढ़ जाएगी? और तृप्ति आगे धक्का दे दे तो बढ़ाया भी जा सकता है तुम्हारे साइकिल की स्पीड, और वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। करा जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? सो वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। अगली चीज क्या? अगर बॉल आगे जा रही है रोहित, और तुमने किक मार दिया, तो क्या उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी फुटबॉल की? वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल। ऐसा भी हो सकता है। तो 5वीं चीज, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ
और पांचवी चीज, अगर आपने घर में डो है, आटे की लोई, तो ये बताइए क्या उसके शेप को बदल सकते हो? तो वी कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इवन जो पिंग पोंग की बॉल होती है, स्माइली की बॉल होती है, दबा के उसका शेप चेंज किया जाता है। सो वी कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या कहते हैं? स्वास्तिका। These are known as effect of forces. That is effect of force. अब देखो, ऐसा बहुत आपके बुक में बना भी हुआ डायग्राम कि कैसे पुल भी किया गया है, पुश भी किया गया, ड्रॉ किया, तो वैसा ही हमने दिखा दिया। और भी देखो, स्प्रिंग में भी दिया गया है, स्प्रिंग का शेप का चेंज कर दिया गया है। और किसी तरीके से हॉकी बॉल से वो आगे भी बढ़ा सकती है बॉल को, इस और भी बहुत कुछ कर सकती है। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं? दैट इज बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इसका मतलब है इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस are acting on an object, then the net force acting on that object is zero. और इस चीज को क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। मान लो श्रेया इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा। अभी मैं बताऊंगा कि जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होती है, उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? न्यूटन। फोर्स किस में लिखा जाता है? न्यूटन। ये अभी हम समझ लेंगे कि 2 न्यूटन 4 न्यूटन होता क्या, ये कितना होता है, ये समझ लेंगे। लेकिन अभी जान लो, हर एक चीज की अपनी, जैसे मास है उसको किलो में कहते हो, 2 किलो। तो फोर्स को किस में एक्सप्रेस करते हैं? न्यूटन। मान लो एक तरफ से 2 न्यूटन का फोर्स लगा है और इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? यस। अगर इधर से भी 2 न्यूटन लगा और इधर से भी, तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएंगे। सो इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन द नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो। देखना लगाओ, नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बोलो, जीरो हो जाएगा। एंड सच ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। इन ग्रुप्स को क्या कहोगी? बैलेंस फोर्स। सो इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन नेट फोर्स उस पर क्या होगा? बोलो, नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बोलिए, इज जीरो। जीरो हो जाएगा। ठीक है, सच फोर्सेस आर, सच ग्रुप ऑफ फोर्स क्या कहलाएंगे? ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। उनको बैलेंस फोर्स। एग्जांपल देखो, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर से खींच रहा है कोई, इधर से भी खींच रहा है, और इधर से इक्वल 120 डिग्री पे खींच रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है। 2 न्यूटन इधर लगा दिया, 2 न्यूटन इधर और 2 न्यूटन इधर। क्या इस पर कोई नेट फोर्स आपको लग रहा है होगा? इस पर कोई नेट फोर्स नहीं होगा। एंड इन दिस केस मैं ये नहीं कहता कि 2 ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इफ ए ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट सच दैट द नेट फोर्स कैसा हुआ अनुष्का? जीरो। तो उन ग्रुप ऑफ फोर्सेस को क्या कहेंगे बताइए? दैट ग्रुप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। मान लीजिए जैसे कि ये हमारे पास, इस पर मैं 3 फोर्सेस लगा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो। अब जैसे एक तरफ तुम इसको खींचो, इसको पकड़ के खींचो, नहीं वैसे नहीं, इसी में लगा दो, थोड़ा खींची जाए, बस तुमको फोर्स लगा। अब एक तरफ से क्या करें? ज़्यादा नहीं लगाना, एक ऐसे हो और एक कैसे हो? इक्वल। अच्छा, सब पे रीडिंग नोट करो, तो सब पे ये छल्ले को वहीं रहने दो,
बीच में रख देना, वहाँ ना ले बीच में, इधर। अब देखो, अब यहाँ पर हमने रखा, ये कहीं नहीं जा रहा ना छल्ला, तो इसका मतलब है अगर सब पे रीडिंग नोट की जाए तो एक जैसी रीडिंग आएगी। अगर ये देखो, ये सबका प्रिसीजन सही होना चाहिए, तो तब क्या होगा बताइए। अगर तीनों तरफ से 2-2 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ हो और वो चीज़ कहीं ना जाए, तो ये ग्रुप ऑफ फोर्स क्या कहलाएंगे बोलो? बैलेंस फोर्स। इसे क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। ठीक है, अब इधर से खींचो, अब जैसे इधर से खींचा जा रहा है, इनमें ये उतना ये थोड़ा गैप है, मतलब उतना अच्छा नहीं है। तो इन दोनों में जो सही रीडिंग आ रही है, सेम रीडिंग आएगी, तो उस ग्रुप ऑफ फोर्स को क्या कहेंगे बताइए? बैलेंस फोर्स। अगर 2-2 न्यूटन का तीनों तरफ से लगा दिए तो कहीं नहीं जाएगा, तो ये फोर्स क्या कहलाएगा? समझ में आ गई बात? अब इसकी डेफिनेशन बदले, पहले मैंने पेयर ऑफ फोर्सेस के लिए किया। अब देखो, मान लीजिए ये तो 2 न्यूटन है, स्वास्थ्य का बात न करो, और इधर से मैंने 4 न्यूटन लगा दिया और इधर से भी 4 न्यूटन लगा दिया, तो क्या अब भी ये बैलेंस फोर्स है कि अब नहीं है? बोलो, कुछ तो बोलो, अब बोलो। बैलेंस है, क्योंकि इसको ये काउंटर कर लेगा और इसको ये काउंटर कर लेगा। इधर से लगने वाला फोर्स एक दूसरे को काउंटर कर लेंगे, और इधर चाहिए थोड़े ही थोड़े हो। इस चेयर को दो तरफ से बच्चे खींच रहे हो और दो तरफ से पापा खींच रहे हैं, तो पापा को काउंटर कर लेंगे, बच्चा किसको काउंटर कर लेगा? बच्चे को। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? सो इफ सबसे जो अभी नई डेफिनेशन बताई वो क्या है? इफ ए ग्रुप, बोलो, इफ ए ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, सो दैट सच दैट द नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 0, तो उन ग्रुप ऑफ फोर्सेस को क्या कहेंगे? उनको बैलेंस फोर्स या संतुलित बल कहा जाएगा। जैसे ये देखो, हाँ, यही चीज करने वाले, ये बिल्कुल आगे की बात बता रही है। अब आगे देखो, इन्होंने बताया कि नाउ इस पर 2 फोर्स लगे हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक 2 न्यूटन का इधर लगा और इधर से क्या लगा? 2 न्यूटन का। इस फोर्स को लिखो F1 और इसे क्या लिखो? F2। सही है? अच्छा, जो इधर की ओर लगने वाला फोर्स है, तो नेट फोर्स किसी भी चीज पर क्या होता है? F1 प्लस F2। F1 जो उधर की ओर जब चीज लगती है तो उसको 2 न्यूटन प्लस का लिख लो, और जो इधर की ओर लगता है, वेक्टर क्वांटिटी में तुमने देखा है ना मोशन चैप्टर में, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे क्या लेते हो बोलो? माइनस, और इस साइड को क्या लेते हैं? प्लस। तो उसे क्या लिखा जा सकता है? -2 न्यूटन। सो दिस कम्स एज 0 न्यूटन। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये जो डायरेक्शन से इसमें लिया जाएगा, जो लेफ्ट की ओर डायरेक्टेड है वो निगेटिव और जो राइट की ओर डायरेक्टेड है वो पॉजिटिव। सही? यानी कन्वेंशन क्या है? जो राइट की ओर डायरेक्टेड चीज है उसे प्लस लिया जाए और जो लेफ्ट की ओर डायरेक्टेड है उसे क्या लिया जाए? लिखो इस चीज को, इफ ए ग्रुप ऑफ forces are acting on an object। सेंटेंस पूरा करो अनुष्का। Net force acting on the object, उसी ऑब्जेक्ट पर is 0। आगे बोलो। Then such forces is called balance। ठीक है? Then such forces, अच्छा बताया आपने, are called balanced force। ठीक है, अब देखो, that is unbalanced force। अनिकेत डेफिनेशन बताओ। अब अगला डेफिनेशन है अनबैलेंस्ड फोर्स। डिफाइन करिए।
is greater than the opposite force, हाँ then the object is in motion and such force is called unbalanced. बहुत अच्छा, देखो कितनी बड़ी बात कही। पहले से इनको मालूम होगा, चैप्टर पढ़ा है, इसको पता नहीं है, लेकिन कितनी प्रिसाइज डेफिनेशन गई। चलो हम लोग भी लिखें इस चीज को। इन्होंने कहा कि इफ ए ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इधर से 2 न्यूटन लगा है और इधर से 2 न्यूटन लगा है और उधर से कोई सांभा आ गया बहुत बड़ा ताकतवर, उसने 10 न्यूटन लगा। सही है, ग्रुप ऑफ फोर्सेस लगे हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इनकी पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं क्योंकि फिर मैं भी भूल जाऊंगा। इफ ए ग्रुप ऑफ, क्या बोला इन्होंने, ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल उसी से बोला, सिर्फ इन्होंने यहाँ नॉन जीरो लगाया। ये देखो टैलेंट कितनी बड़ी चीज है। इन्होंने कहा ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट सच दैट देयर सम, उनका सम कितना हो जाए बताओ, सच दैट द नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट कितना हो जाए, इज नॉन जीरो। ये नॉन जीरो है, ये काट नहीं सकेगा एक दूसरे को, लगता है काट देगा। तो ऑब्जेक्ट such that the net force on that object is non-zero, तो क्या होगा बताओ, then that group of force, इसको क्या कहेंगे, group of forces are called अनबैलेंस्ड। जैसे कि ये F1 है, ये क्या है, F2 है, और ये क्या है, F3 है, तो 10 न्यूटन है, तो F नेट क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। F1 की वैल्यू को मेश रखो, बता तुमसे, आप बताओ भगवान, +2 और बोलो, +2 और -10। देखा करो, आप ध्यान नहीं दे रहे क्या, तो तुम तो रुमाली में बिजी हो। नाउ दैट इज इक्वल्स टू 4 - 10 -6 और न्यूटन में लिखो, क्या लिखोगे, तो ये नॉन जीरो है। तो इफ द सम ऑफ फोर्सेस इज नॉन जीरो, तो इस ग्रुप को क्या कहेंगे, दैट इज अनबैलेंस्ड। सही है, अगर अनबैलेंस फोर्स होगा तो वो उस चीज को एक्सिलरेट कर देगा, उसकी स्पीड बढ़ा देगा, फोर्स लगा। अब आगे देखो, नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके, अनबैलेंस फोर्स आपने, एक और चीज देखें, फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो The force which force acting between two objects in contact which opposes the relative motion between them is called friction। इसे चेक करें, इसका मतलब क्या है। देखो
जब कोई एक ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उनमें इरेगुलरिटीज होती है। तो एक ऑब्जेक्ट है तो इसमें क्या होगा बोलो, उसके सरफेस में क्या होगा, इरेगुलरिटीज होगी। और उसके ऊपर कोई दूसरा तुम ब्लॉक रख लो और सोचो कि ब्लॉक में चलाऊंगा, लेकिन उस ब्लॉक में भी इरेगुलरिटीज होगी। आप चाहे कितना भी उसको घिस लो, कुछ भी कर लो, स्मूथ कर लो, वो स्मूथ नहीं है। उनके बीच में नैनोमीटर की कैडर में जाके कहीं ना कहीं आपको अगर माइक्रोस्कोपिक होगे तो करोगे अरे ये तो बिल्कुल खुरदरी सरफेस है, छूने पे चिकनी लग रही है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप में ले जाओ तब तुम्हें लगेगा अरे यहाँ तो बहुत ही इरेगुलरिटीज है। होता है कि नहीं, उतनी चीज़ तो स्मूथ नहीं हो सकती। तो नहीं, अभी जैसे एक बार सुनो फिर पूछेंगे आपसे, ठीक है। उनके बीच में क्या पाया जाता है बताइए, इरेगुलरिटीज है। ऐसे में अगर मैंने यहाँ पर इसको चलाया तो इनकी इरेगुलरिटीज इसकी इरेगुलरिटी से क्या होगा, क्लैश करेगी। और फिर क्या होगा, तुम कुछ ना करो, तुम्हारी हाथों में इरेगुलरिटीज है, उसके क्लैश की वजह से तुम्हारा हाथ देखो कितना गर्म हो जाता है। जरा से 2 बार ही रब करके देखो तो क्या होता है कि तुम्हारी एनर्जी किस में चली गई, फ्रिक्शन में चली गई, हीट पैदा होती है कि नहीं पैदा होती। तो उससे क्या होगा, व्हेन यू मूव इट, तो इनके बीच में फिर से समझिए तरतीब कि द फोर्स, इनके बीच में फोर्स ऐसा लग रहा है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट में ना होता तो फ्रिक्शन ना लगता है, तो क्या लग रहा है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट में होगा तभी लगेगा, ठीक है। जो किसको अपोज करे, ये इधर जा रहा है, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। फिर से समझो, ये बताओ, ये 2 चीजें कॉन्टेक्ट में है, ये बताओ ये चल रही है इधर, बोलो फ्रिक्शन किधर लगेगा। बहुत अच्छा, तो पूरी बात इन्होंने बोले सर इनमें रिलेटिव मोशन कहाँ, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। बोले सर अगर आप एक को दूसरे पे मूव कराओगे तब उनकी इरेगुलरिटीज टूटेंगी, तब फ्रिक्शन लगेगा। व्यक्ति ने वंस फॉर ऑल सबके लिए क्लियर कर दिया, सर अगर जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। बहुत बड़ी बात की, वो समझ आ गई कि नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए, उनमें सापेक्ष गति होनी चाहिए, एक कांटेक्ट में भी हो और एक मूव कैसा करे, दूसरा रुका हो तो उस पर मूव करे। सो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट, ठीक है, पहले समझो बाद में बोलना। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट। अब वो फोर्स कैसा होगा, जो इनके बीच में जो मोशन हो रहा है उसका अपोज कर कह दे नहीं जाने देंगे। तो ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बताओ, ये मोशन है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बोलो, ये फ्रिक्शन हमेशा। और अनिकेत अगर मान लो तुमने यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक रख दिया है और उसको तुम इधर मूव करा रहे हो तो बोलो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो इस ये बहुत अच्छा बता, देखो तुरंत राइट बोला, अच्छा बता दिया, ये इतना टैलेंटेड है, तुरंत बोला राइट है कि नहीं। आप सभी लोगों ने अपोजिट, और कोई होता कहता है जिधर चल रहा उधर ही फ्रिक्शन लगेगा और बढ़ा देगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं इधर लगेगा, राइट सही है। इतनी बात हो गई। अब आप रिपीट करो, व्हाट इज फ्रिक्शन। घर्षण बल से तुम क्या समझते हो, फोर्स opposite direction which द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट, ठीक है, वह बल जो उन 2 वस्तुओं के बीच लगता हो जो संपर्क में हैं तथा उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता हो उसे घर्षण बल कहते हैं। फिर से समझिए, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट विच अपोजेस, अगर मोशन इधर हो रहा है तो वो मोशन को अपोज करता है। विच अपोजेस, किसको अपोज करेगा बोलो, विच अपोजेस रिलेटिव मोशन, दोनों के चलने से नहीं होगा, आपस में रिलेटिव मोशन इस कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। रिपीट करो स्वास्तिका, इधर मत देखो, पूरी बात करो। Which opposes the relative motion is called a between them। बहुत अच्छा बताया, फिर रिपीट करो। Which opposes, ऐसा फोर्स जो किसे अपोज कर रहा है। अभी तुम लोगों के सामने
अंकित ने बताया, आप बताया कि नहीं लेफ्ट करना, तो उन्होंने कहा कि ऐसा फोर्स जो मोशन के अपोजिट लगे, विच अपोजेस, जो किसको अपोज करता है, चीज उधर जाए तो इधर लगे और इधर आए तो उधर, कहीं हम जाने नहीं देंगे। बॉल तुम उधर फेंकोगे तो भी रुक जाएगी और इधर फेंकोगे तो भी रुक जाए। क्यों रुक गई? क्योंकि फोर्स लग रहा है ग्राउंड में और बॉल के बीच में, जो इसे आगे नहीं बढ़ने देगा। वो हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। अभी रिपीट करो। Which opposes the relative motion between them, उसे क्या कहेंगे? That is called friction force। कहने का मतलब है कि what is the force and right, if जो भी इसके effects of forces, क्या क्या effect हो सकते हैं। फिगर 8.3 देखो, इस तरीके से उसमें दिखाया गया टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन, दिखाया गया दैट इज टू फोर्सेस आर एक्टिंग। बुक से कहा तो बुक नहीं करते उनसे रेफर करा। अब आगे देखो, मान लीजिए हाँ हो सकती है। चलो जमा करो। और किसका रह गया है? अब सबमिटेड। और है किसी का बाकी? जमा करो। इधर हो गया सबका? ऐसे हाथ में डाले जैसे खुला हो। कोलैबोरेशन से किया है क्या? चलो यहाँ डायग्राम देखो, जमा करिए। देखो इसमें ये बताया गया है कि टू फोर्सेस आर एक्टिंग। ये फिगर 8.3 है आपकी बुक का। तो इसमें दो फोर्सेस हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये इक्वल हो जाएंगे नवदीप तो क्या होगा? 8.3 फिगर देखो, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर बैलेंस फोर्स हो जाएगा, और अनइक्वल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स। सही कि नहीं? यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ दिखाया जा रहा है, चेक करो, कि आपने ये बहुत भारी कपबोर्ड है, ओके, इट इज हैवियर कपबोर्ड, और आपने इस पे फोर्स लगाया, यू हैव अप्लाइड फोर्स, लेकिन इसके चेहरे से पता चल रहा है कि ये कपबोर्ड हिली नहीं ली होगी। तो इस पर तृप्ति कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? करेक्ट। जैसा तृप्ति ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई है। इन्होंने कहा जब भी हम किसी पर फोर्स लगाएंगे तो उसके अपोजिट एक कौन सा फोर्स लगता है? बोलो। फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से कहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर इसने एक फोर्स लगाया होगा 2 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लग गया होगा? 2 न्यूटन। बहुत भारी चीज मूव करने की कोशिश करो, अगर ना लगा होता तो मेरा नेट फोर्स कुछ होता, उससे चल जाती, लेकिन क्यों नहीं चली बताओ? दैट इज जब दो चीजों के बीच में क्या होती है? बोलो। इरेगुलरिटीज। तो उसमें ऊपर की चीज फंसी होती है, क्लिंज हो जाती है, उसके पार्टिकल बॉन्डेड होते हैं। तो आप तो मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक अपोजिट फोर्स ये भी लगा रही, क्योंकि आप उस बॉन्डिंग को तोड़ ही नहीं पाए।
तो वो चली नहीं। जब बॉन्डिंग टूटेगी तब तो फिसलेगी ना। तो उसने 2 लगाया तो अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा, 2 न्यूटन। फिर ये नहीं चली, ये वहीं खड़ी रही। यानी दोनों फोर्सेस ने, योर अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस आर कैंसल्ड इन टोटो, आपस में बराबर मात्रा में एक दूसरे को उन्होंने कैंसिल कर लिया। उसने अपने साथी को बुलाया, बोले कपोर्ट किसकानी चलो। अब दोनों ने मिलकर कितना फोर्स लगा लिया, 4 न्यूटन। तो उसने लगाया और 2 न्यूटन उसने। अच्छा, तब भी एक इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग गया, अभी भी नहीं चल रही। तो ये फोर्स फ्रिक्शन का कितना लग गया, 4 न्यूटन। देखो अभी मैं क्या करूँ, धीरे धीरे से इमेज खिसकाऊं, पहले बिल्कुल उंगली से करूँ, चली क्या, फिर तेज लगा, फिर और तेज लगा, फिर और तेज, फिर चली। तो इसका मतलब है मैं जब धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहा हूँ तो क्या देखिए फ्रिक्शन फोर्स भी उतने ही क्वांटिटी में बढ़ता जा रहा है क्या। लेकिन एक ऐसा एक्सटेंट आया, जब मैंने 0 लगाया तो ये 0 था, 1 लगाया तो 1 था, फिर 2 लगाया तो 2 हुआ, फिर मैं बढ़ाता गया 4 तक लगा दिया। 4 के बाद अब ये इरेगुलरिटी टूट गई एंड नाउ अब वो उसके ऊपर फिसलने लग गया होगा, लेकिन फ्रिक्शन तब भी काम करे। तो अब यहाँ पर फिर इन लोगों ने थोड़ी और फोर्स लगाई। अब थर्ड डायग्राम देखो बुक का, थर्ड डायग्राम में क्या है, थर्ड डायग्राम में दे हैव नाउ अप्लाइड लिटिल मोर एफर्ट। और जब थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट होगा तो क्या होगा बोलो, नाउ ये देखो, नाउ बोथ ऑफ देम अप्लाइड लिटिल मोर एफर्ट। दिस फोर्स इज नाउ, इन लोगों का मिला के मान लीजिए 2.1 न्यूटन इसने लगाया, 2.1 न्यूटन इसने बढ़ा दिया, 4.2 न्यूटन लग गया। तो फ्रिक्शन यहाँ से ये मैक्सिमम तक जाता है और फिर उसके बाद ये 4 ही रहा। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। किसी चीज़ में एक फ्रिक्शन होता है और फिर उसके बाद फिर तुम अगर उस पर ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो बोलो इस पर नेट फोर्स अनुष्का कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। और उस जब किसी भी चीज़ पे फोर्स लगा देखो इन्होंने कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स कितना बताया, देखो नेट फोर्स बताइए, F1 प्लस F2 और प्लस, तो प्लस 2.1 और प्लस 2.1 और प्लस माइनस 4 न्यूटन। तो कितना हो गया प्लस प्लस का 4.2 और माइनस 4, तो 0.2 न्यूटन किस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो इससे क्या पता चलता है, समझ में आ गई बात। अच्छा अब कुछ चीज देखो, तुमने कभी किसी चीज को तृप्ति अगर खिसकाया होगा और वो चीज चलने लगी तो बोलो एक बार चलने लगती है तो क्या चलाना आसान होता है, और जब तक नहीं चली तब बॉन्डिंग तोड़नी पड़ती है। तो 2 तरीके के फ्रिक्शन है, ध्यान दीजिए कि एक फ्रिक्शन है जब तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसको क्या कहेंगे, अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स अप्लाई अगर आप करते जा रहे हो, ये देखो अप्लाइड फोर्स, और ये है फ्रिक्शन। जितना तुमने फोर्स अप्लाई किया, जब 1 अप्लाई किया तो फ्रिक्शन भी कितना था, 2 अप्लाई किया तब कितना था। तो ये है अप्लाइड फोर्स F, और ये क्या है फ्रिक्शन फोर्स। तो मेरा कहने का मतलब है जब तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो पहले एक्स एक्सिस लिखी जाती फिर वाई एक्सिस, सही है, बात ना करो। तो ये कौन सा है स्वास्तिका, ये अप्लाइड है कि फ्रिक्शन, और ये क्योंकि वाई एक्सिस पे फ्रिक्शन दिखाया गया। जब तुमने 2 लगाया तो कितना हुआ, तब भी वो 2 हो गया। जब तुम लगाने की कोशिश करते हो तोड़ने की तो वो अपोज कर रहा है, बढ़ा नहीं। 3 लगा रहे हो तब भी कपबोर्ड नहीं बढ़ी, 4 लगाया, धीरे धीरे 3 भी लगाया, 4 भी लगाया। 4 पे रोहित क्या हुआ बताओ, दैट इज इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, अभी मूव नहीं की है। 4 से अगर तुमने ज्यादा लगा दिया तो मूव कर जाएगी। तो इट इज, ये जो वैल्यू जब तक when we apply force and object does not move,
That kind of friction is called Koustav. Correct. धीमे बोला लेकिन इनको बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाएं और वो न चले तो फ्रिक्शन की वजह से नहीं चली। हमारा फोर्स ऐसा तो नहीं कि खो तो नहीं जाएगा, कोई इसको काट रहा है तभी तो नहीं चल रही, ठीक है। द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उसको क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। और कोई चीज चल रही, जैसे तुमने बॉल चला दी, ग्राउंड में मूव कर रही है, तो उस पर भी एक फ्रिक्शन लगा, उस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। चलती हुई चीज पे फ्रिक्शन लगे तो क्या कहेंगे? काइनेटिक। और जो रुकी हुई चीज पे लगे तो क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर देखो, अब ये चलने लग गई, अब ये किधर मोशन करने लगे बताओ? देखो कपबोर्ड चल दी और अब इस पर फ्रिक्शन जो लगेगा उसे क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी भी लग रहा है, लेकिन इन दोनों केसेस में क्या लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस चीज को लिखो आप, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये क्या है? और इसे क्या कहेंगे बोलो? कहने का मतलब है फ्रिक्शन दो तरीके का होता है हर्षिता। एक कौन कौन से होते हैं? दो नाम बताओ। और दूसरा इतना ही काफी, फ्रिक्शन वर्ड बोला है, इसका मतलब है कि चीजें जानती हैं, ऐसे बिल्कुल वैसी नहीं है। सो दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन, ठीक है, इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन एन object and it does not move, और ये चले ना, चल नहीं रही, देखो आपने यदि फोर्स लगा नहीं चली, इसका मतलब इंटरलॉकिंग आप तोड़ ही नहीं पाए, तोड़ पाए क्या? एंड इट डज नॉट मूव एट दैट टाइम द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। रोहित, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है अगर ना चले? ठीक है। At that time, friction acting on it is called static friction। या तुम्हें ये डेफिनेशन ना पसंद आए तो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो वस्तु विरामावस्था में हो, उसमें लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। सही है? देखो इस चीज को, फ्रिक्शन एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने तृप्ति से पूछा था, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है। एक बार चीज चल देती है तो आराम से चलाया जा सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो ये चीज बढ़ी 4 तक आई, अगर ये चल दी और इंटरलॉकिंग तोड़ दी तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, हो सकता है 3.5 पे आ जाए। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम तक जाएगी। इंटरलॉकिंग तोड़ दी तो अपने आप ही चलने लग जाएगी, तो कम हुई कि नहीं? 4 तक गई इसकी वैल्यू, लेकिन चल गई एक बार, इंटरलॉकिंग टूट गई तो घट जाएगी। सही, चलो इतनी बात हो गई। अब हम पूछेंगे अनिकेत से व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स इन्होंने ही बताया। सो व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? अनिकेत बताओ। Sir, if we apply force on an object and और सिंपल एक डेफिनेशन बताओ, एक लाइन वाली जरा। friction acting on a moving object सही is है। called फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये देखो, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट is called kinetic friction।
स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अविश 0 से मैक्सिमम तक जाती है, उसको कहते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग स्टैटिक, फिर घट जाती है। एक बार इंटरलॉकिंग टूट गई तो घट जाती है। ओके, अब आगे की बात देखिए कि गैलीलियो ने क्या किया। गैलीलियो ने 2 इंक्लाइंड प्लेन ले लिए ऐसे, देखो, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ, वास्तव में जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये गैलीलियो का बनाया हुआ था, बाद में न्यूटन ने इसको इनसे चुरा लिया और इनको अपने ही लॉ में शामिल कर लिया और अपने 3 लॉ ऑफ मोशन कोई कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उस समय तक गैलीलियो मर चुका। गैलीलियो चुरा इस तरीके से लिया, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज करके अपना बना दिया, बाकी 2 लॉ अपने दिए और फिर दुनिया में उन्हीं के नाम से जानती है। क्योंकि अब देखो गैलीलियो ने किया क्या, ये बताना, इन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, दूसरा इंक्लाइन प्लेन लिया। इस इंक्लाइन प्लेन में बिल्कुल बढ़िया से जो कैरम बोर्ड में डाला जाने वाला पाउडर नहीं होता, बोरिक पाउडर, अच्छे से इसकी स्मूथिंग की और अच्छा सा पाउडर डाल दिया, फ्रिक्शन ही नहीं रहा, और यहाँ से बॉल लुढ़काई। तो लुढ़काने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ आई और फिर इसके बाद यहाँ गई और यहाँ पर ये इतनी ही हाइट पे पहुंची, जिस हाइट से छोड़ी थी, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं था, फ्रिक्शन बिल्कुल हटा ही दिया। फिर इन्होंने अपने इस प्लैंक को जिस पे रखा था, अब उन्होंने थोड़ा और झुका दिया, इतना झुका, इस उसकी जो स्टीप थी वो कम कर दी, सही है, स्लोप कम कर दी। अब इन्होंने इस बॉल को किया तो ये बॉल यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ उसी हाइट पे आई, उसी हाइट पे। ये यहीं नहीं रुके, इन्होंने इसे और कम कर दिया इसका। अब ये क्या कर दिया, इन्होंने इसका स्लोप ऐसे कर दिया। अब जब इन्होंने इस बॉल को लुढ़काया तो ये बॉल लुढ़कती 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 यहाँ आई और कहाँ तक पहुँच गई, जिस हाइट तक गई थी, जिस हाइट से छोड़ी गई थी, ये उसी हाइट तक पहुँची। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब प्लैंक को सीधा रख दिया, अब बोला इस बॉल से कि तुम लुढ़को और तब तक लुढ़कना जब तक तुम वो हाइट प्राप्त न कर लेना। तो बोलो कब तक लुढ़केगी, चलती ही जाएगी, क्योंकि उसको वो कभी हाइट ही नहीं मिलेगी, क्या कभी वो हाइट मिल पाएगी। तो अब इस स्थिति में देखिए, इसमें अगर बिल्कुल अच्छे से बोरिक पाउडर लगा दिया जाए, कोई फ्रिक्शन ना हो, सही है, तो ऐसे में ये जब बॉल आगे जाएगी अविश, तो क्या इसमें कोई फ्रिक्शन होगा। मान लो समझो तुमने बोरिक पाउडर लगा दिया, और वैसे भी रोलिंग में फ्रिक्शन इतना नहीं होता, जब इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत बड़ा होता है, और रोल करती चीज़ में क्या फ्रिक्शन होगा उतना, ये तो रोलिंग करती। तो अब इस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है, क्योंकि एक लुढ़कती बॉल पे क्या कोई ग्रेविटी लगेगी क्या, वो ऊपर से तो गिरा नहीं रहा। सो इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ नो फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, जिसको कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, बोलो, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, then a moving objects keep on moving in same direction। क्योंकि डायरेक्शन भी बदलनी तो भी तो फोर्स ही चाहिए। so the moving object keeps on moving in same direction with same speed till eternity। अनंत काल तक एक ही दिशा में वो लगातार उसी स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग देन कीप ऑन मूविंग। क्योंकि तुमने देखा था रेस्ट से भी अगर मूव कराना हो तो क्या चाहिए बता, ठीक है। और तुम फोर्स नहीं लगाओगे, मान लो तुमने किसी चीज़ से फोर्स ही नहीं लगाया, इस पर तुमने फोर्स नहीं लगाया, तो इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, जब तुम लगाओगे तो उसके उल्टा लगेगा। यही हुआ था कि नहीं, अभी हमने देखा था। और नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन भी नहीं करेगा, सही है कि नहीं।
इसका मतलब है गैलीलियो ने क्या बताया हमको, जरा ये लिखें। An object remains the state of rest or uniform motion until an external force attracts. सही है, चलो अब इस चीज को लिखें। गैलीलियो ने थोड़ा सा अलग बताया था, फिर बाद में कि अब और उनका भी देख लेंगे। इनका नाम था, अगले पेज पे देखो, गैलीलियो, वर्ड देखो, गैलीलियो गैलीली। तो इन्होंने कुछ चीजें बताई कि 80 साल ये जिए हैं, चेक कर लो। सो दैट इफ देखो no external force is applied on an object, then अगर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, नो एक्सटर्नल फोर्स, उमेश कुछ भी ना लगाओ, तो क्या तुमको लगता है कि बॉल रखी है तो चल देगी? बोलो, नहीं चलेगी, फोर्स की जरूरत होती है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, देन the object which is at rest will remain at rest. जो रुकी चीज है वो रुकी रहेगी। Then the object which is at rest, रोहित एक बार पढ़ो फिर बताना, फिर जहाँ तुम गलत करोगे हम सही करा देंगे। The object which is at rest will remain at rest. बाहर कोई फोर्स नहीं लगा। Which is at rest, वो क्या होगी? Will remain at rest, and the object which is moving, अब उसका सेंटेंस कंप्लीट करो। The object which is moving keep on moving with same speed in same direction till eternity. उसी स्पीड से, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा ना, स्पीड बदल सकती है। स्पीड बदलने के लिए लिखा था कि नहीं इफेक्ट ऑफ फोर्सेज में, डायरेक्शन भी नहीं बदल सकता, उसके लिए भी फोर्स चाहिए। ठीक है, कि विच इज मूविंग कीप ऑन मूविंग, वो क्या होती रहेगी? बोलो, चलती ही रहेगी एकदम, कीप ऑन मूविंग विथ सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। ना उसकी डायरेक्शन बदल, फोर्स तो लग नहीं रहा। फ्रिक्शन में तुमने हटा दिया, टेलकम पाउडर लगा। कीप ऑन मूविंग विथ सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज होती है फॉर एवर या टिल इटर्निटी, अनंत काल। अच्छा, अभी ये जो हम लोगों ने लिखाया है आपको लॉ, इसको अविश ने दूसरी तरीके से बोला है, वो भी हम लिखें। ये गैलीलियो का दिया हुआ है, इसको न्यूटन ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, है वही चीज। वो पेज पे देखो कहाँ लिखा है, किस पेज पे अविश? देखो ये 89 बताना है, 89 पे कहीं लिखा होगा ये चीज। सर ये 8.8 फिगर 8.5 के नीचे। ठीक है, इसे लिखो। दैट इज, इन्होंने स्टेट किया और क्या बोला? ऑब्जेक्ट्स रिमेन इट रेस्ट। यहाँ पे पढ़ो, इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। दैट इज ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। या तो रेस्ट में रहेगा और या यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जैसा वो कलर वो करेगा। इन स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन करेगा। वैसे यूनिफॉर्म मोशन तो स्ट्रेट लाइन का ही होता है, और कहाँ जाता है? एक ही लाइन में तो करता है। इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन
फर्स्ट क्लास मोशन। ठीक है, देखो रिमेन्स इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन। रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो उसी तरह से चलता रहेगा। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। समझ में आ गया कि नहीं? यही लिखो। क्या लिखोगी? इफ कोई फोर्स ना लगाओ तो रुका है तो रुका रहेगा, और चल रहा है तो क्या उसी डायरेक्शन में चलता नहीं रहेगा? इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन। हाँ तरतीब बोलो, इसमें से एक रेपिटेशन। दोनों बोल सकती हो तो इनाम मिल जाएगा, एक बोल तो भी काफी है। जो दोनों बोल देगा उसको कहना है। बोलो। बीच में कुछ लॉ है, बिल्कुल एक्सेप्ट बिल्कुल जरूरी है। बोलो। If the object is there. दोनों से। तुम्हारे पास ट्रेनिंग ही नहीं, सेंटेंस पे तुम सेंटेंस ही नहीं बना पा रहे। बोलो साची। कीप ऑन मूविंग। वो क्या होगा? विच इज मूविंग कीप्स ऑन मूविंग। जो जो मूव कर रहा है वो क्या करेगा? बोलो कीप्स ऑन मूविंग, मूव चलता रहेगा। यानी कि बोलो, आप बोलो। If no external force is applied on object which is on rest, then the object is in rest, and object which is moving, then it is moving in same speed, in same direction till eternity. Till eternity। अब देखो, आप बोलो बेटा। अभिष बोलो, आप बोलो। If no external force is applied on any object, then the object which is in rest will remain at rest, or the object which is moving remain moving in the same speed, in the same direction till eternity. An object remains same in the state of rest or uniform motion until and unless any external force applied. इन दोनों इन्होंने बताया। इफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहेगा। अनटिल अनलेस क्या होगा बताइए, उसका रिपीट करो। अनटिल अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। बोलो, दोनों बताने हैं। दूसरा Object remains in state of rest or of uniform motion in straight line with no external forces applied. स्वास्थ्य का बोले दोनों। सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन। आप बोलो। The
no, they continue to be in a same state of motion until others external forces. दोनों का ही ठीक है। चलो 5 डेफिनेशन आपको लिखनी है, फ्रिक्शन की फिर से लिखनी है। सर ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दोनों लिखना है या फिर सिर्फ एक? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो 2 फॉर्म में लिखने हैं। वो होल्ड कर दो। चलो बंद करो, उतना समझ नहीं है। लोगों से बुलवा दिया। हो गया, चलो स्टार्ट करो। हाँ स्टार्ट करिए। सेंस को पता नहीं लगना चाहिए, तुरंत कर दीजिए तो। बंद कर ले, दूसरे डेफिनेशन आए।
अपना करो, अपना करो। जो लिखा है वो तुम्हें समझ में आ रहा है, हमको तो नहीं समझ आ रही इसमें क्या लिखा है, क्या चीज़ है? हाँ? ये क्या चीज़ है? समझ में तो आए। क्या कह रहे हो विष्णु? तुम्हारा इंटेलेक्ट है वो राइटिंग में चला जाता है, बाहर की काम। जमा करें